नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 12 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में पाठ 3 सामाजिक असमानता एवं अपवर्जन के प्रतिरूप जाति पूर्वाग्रह अनुसूचित जातियां राजस्थान की अनुसूचित जनजातियों में हम आज टॉपिक पढ़ेंगे स्त्री समानता का संघर्ष और कुछ अनसुलझे प्रश्न एक वैश्विक दृष्टिकोण पेज नंबर 41 से। सन 2015 में विश्व में प्रथम रैंकिंग प्राप्त टेनिस खिलाड़ी जोकोविच ने कहा था कि पुरुष खिलाड़ियों के मैचों को दुनिया भर में महिलाओं के मैचों से ज़्यादा देखा जाता है, इसलिए पुरुष खिलाड़ियों की कमाई ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा कहना था प्रथम रैंकिंग प्राप्त टेनिस खिलाड़ी जोकोविच का, कि उसका ये मानना था जो पुरुष खिलाड़ी होते हैं उनको जो मैच होते हैं उनके दुनिया भर में ज़्यादा देखे जाते हैं और महिलाओं से ज़्यादा मैचों को देखा जाता है, इसलिए उनकी जो आमदनी है, उनकी जो कमाई है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। कुछ ऐसा ही वक्तव्य इंडियन वीमेन टेनिस टूर्नामेंट के मुख्य अधिकारी रेमंड मूर ने भी दिया। उन्होंने कहा था WTA टूर पुरुष खिलाड़ियों की बदौलत ही चल रहा है। ये दोनों ही कथन स्त्री के प्रति मानसिकता को स्पष्ट करते हैं। पुरुषवादी इस सोच से लड़ने और स्वयं को सिद्ध करने का संघर्ष 2 शताब्दी पूर्व ही शुरू हो गया था। 1972 में मेरी बोल्स्टन क्राफ्ट की पुस्तक ए विडिक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन में पहली बार मेरी ने स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व के सिद्धांत को स्त्री समुदाय पर लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कोई भी समतावादी सामाजिक दर्शन तब तक वास्तविक अर्थों में समतावादी नहीं हो सकता जब तक कि वह स्त्रियों को समान अधिकार और अवसर देने की बात नहीं करता। तब से लेकर अब तक एक लंबी फहरिस्त है उन लोगों की जिन्होंने स्त्री समानता के प्रश्न को अलग अलग तरीके से उठाया है, अलग अलग तरीके से प्रश्न किया है, परंतु सभी की बातों का केंद्र बिंदु निर्णय लेने की क्षमता है। अगर हम उनका निष्कर्ष निकालें तो सभी की जो बात है, उनका जो मुख्य बिंदु है वो निर्णय लेने की क्षमता है। ये क्षमता तभी उत्पन्न हो सकती है जब स्त्री को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में बराबरी का दर्जा मिले। हमारा ये दृढ़ विश्वास है कि समानता का संघर्ष सिर्फ भारतीय महिलाओं का है। सत्य तो ये है कि विकसित देशों में भी कमोवेश ये स्थिति बनी हुई है। असमान वेतन, पदोन्नति में भेदभाव, घरेलू हिंसा, मातृत्व अवकाश को अनचाहा बोझ मानने की प्रवृत्ति स्त्री समानता के प्रश्न को कटघरे में ला खड़ा करती है। ब्रिटेन के बराबरी और मानवाधिकार आयोग ने डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इनोवेशन एंड स्किल्स के साथ मिलकर किए गए एक शोध में, जो कि वर्ष 2015 के अंत में किया गया, बताया कि ब्रिटेन में काम की जगह, अब यहाँ पर इस शोध में बताया गया कि ब्रिटेन में काम की जगह अर्थात दफ्तर में, ऑफिस में हर 5वीं गर्भवती महिला प्रताड़ना की शिकार होती है, जबकि 3/4 गर्भवती महिलाओं के ऑफिस में काम के दौरान भेदभाव किया जाता है। नौकरी के इंटरव्यू के दौरान असफल रही 3/4 माताओं ने माना कि गर्भावस्था का पता चलने से उनकी नौकरी मिलने के अवसर कम हुए हैं। ये शोध स्पष्ट उस मानसिकता को प्रकट कर रहा है जहाँ स्त्री को कार्य करने की मशीन समझा जाता है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये स्थिति ब्रिटेन की है तो हम गलत सोचते हैं। ये हमारी सोच गलत है। यहाँ पर जब स्त्री गर्भवती है तो उस पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उनका काम के दौरान उनका शोषण किया जा रहा है, और अगर उसे ये पता चल जाता है कि स्त्री गर्भवती है तो उनके नौकरी पर भी प्रश्न उठता है, नौकरी भी खतरे में पड़ जाती है। अगर हम सोच रहे हैं कि ये स्थिति ब्रिटेन की है तो गलत है। विश्व मानचित्र में सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में भी महिलाएं सामाजिक असमानता का दंश झेल रही हैं।
अर्थशास्त्री सिल्विया एंट हॉलिट ने अपनी पुस्तक क्रिएटिंग ए लाइफ प्रोफेशनल वुमेन एंड ए क्वेट फॉर चिल्ड्रन में अमेरिका में कामकाजी महिलाओं के सामने क्रूर दुविधा की परतें खोली थी। मिसाल के तौर पर 40 की उम्र के पड़ाव तक पहुंची पेशेवर अमेरिकी महिलाओं में से 42% संतानहीन थी, जिनमें अधिकांश ने ये फैसला स्वयं लिया क्योंकि वह जानती थी कि मातृत्व अवकाश की अवधि और उसके पश्चात निजी संस्थाओं द्वारा उन्हें एन प्रकार संस्थाओं से काम छोड़ने के लिए विवश किया जाएगा। यानी कि उसमें बताया गया जब मातृत्व अवकाश की अवधि है, जब माँ बच्चे को जन्म देती है, उस दौरान जो निजी संस्थाएं उन्हें किसी न किसी प्रकार से उन संस्थाओं से काम छोड़ने के लिए विवश किया जाएगा। और लाभकारी संगठन कम्युनिटी बिजनेस के लैंगिक विविधता पैमाने पर किए गए अध्ययन के निष्कर्ष कहते हैं कि एशिया में भी ऐसी स्थिति बन रही है। अब आता है स्त्री समानता का संघर्ष और भारतीय दृष्टिकोण। भारत में महिलाओं का समानता का संघर्ष कब से आरंभ हुआ, ये जानने से पूर्व या जानने से पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि क्या भारत में हमेशा से ही स्त्री को असमानता की स्थिति प्राप्त थी। वैदिक कालीन वृत्तांत हमें बताते हैं, वैदिक कालीन वृत्तांत से हमें पता चलता है कि स्त्री और पुरुष गुरुकुल में साथ साथ शिक्षा अर्जित करते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे। कई विदुषियों ने तो वेदों का विशारद ज्ञान प्राप्त किया, यानी कि उन्होंने उनका गहन अध्ययन किया। विशारद का अर्थ है गहन अध्ययन करना, गहराई से पढ़ना, प्राप्त किया। अपना जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता महिलाओं को प्राप्त थी। सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में भी स्त्री पुरुषों की समान भागीदारिता थी। महिलाएं सार्वजनिक कार्य क्षेत्र में गमन करती थी, परंतु मध्यकाल के आते आते महिलाओं को दोयम दर्जे पर धकेल दिया। दोयम का अर्थ है दोहरी भूमिका में, दोहरी स्थिति में। आधुनिक भारत में स्त्रियों की स्थिति का प्रश्न 19वीं सदी के मध्यवर्गीय सामाजिक सुधार आंदोलनों के हिस्से के रूप में उदित हुआ। कई सुधारकों ने स्त्रियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने का अथक प्रयास किया। बंगाल में राजा राम मोहन राय ने सती विरोधी अभियान का नेतृत्व किया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में वहाँ के अग्रणी समाज सुधार राणा डे ने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए आंदोलन चलाया। ज्योतिबा फुले ने लैंगिक अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। समाज में महिलाओं के उत्थान के लिए महिलाओं ने भी अतुलनीय प्रयास किए। यानी समाज में जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, उन अत्याचारों को दूर करने के लिए समाज में महिलाओं ने भी क्या है, अतुलनीय प्रयास किए, जिनकी हम तुलना नहीं कर सकते। इस तरीके के प्रयासों को किया। सन 1882 में स्त्री पुरुष तुलना नामक एक महाराष्ट्रीय गृहिणी, यहाँ पर बताया गया 1882 में स्त्री पुरुष तुलना नामक एक महाराष्ट्रीय गृहिणी ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखी गई पुस्तक में पुरुष प्रधान समाज द्वारा अपनाए गए दोहरे मानदंडों का विरोध किया गया। उल्लेखनीय है 1905 में बेगम रुकैया के द्वारा सुल्तानाज ड्रीम नामक पुस्तक लिखी गई। इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि 1905 में बेगम रुकैया के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, तो सुल्तानाज ड्रीम नामक पुस्तक लिखी गई। सुल्तानाज ड्रीम शीर्षक नामक ये अद्भुत कहानी संभवतः भारत में विज्ञान तथा लेखन का प्रारंभिक नमूना है और विश्व भर में कहीं भी किसी महिला लेखिका के द्वारा रचित प्रथम कृति का उदाहरण है। पहली जो रचना है उसका उदाहरण है। प्रारंभिक नारी अधिकारवादी दृष्टिकोण के साथ साथ हमारे यहाँ अनेकानेक महिला संगठन भी थे, जो 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में अखिल भारतीय एवं स्थानीय स्तरों पर उभर कर आए थे। स्वतंत्र भारत में महिलाओं की समानता को केंद्र में रखकर अनेक कानून बने। अब आते हैं महिलाओं के उत्थान के प्रयास कि महिलाओं के उत्थान के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, जिसमें पहला है औपचारिक समानता की
संवैधानिक गारंटी। भारतीय संविधान सामाजिक समानता का वादा करता है कि संविधान का अनुच्छेद 14 कानून की दृष्टि से सभी को समानता प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 15 भी किसी तरह के भेदभाव को वर्जित करता है। हिंदू कानून महिलाओं को संबंध विच्छेद और पुनर्विवाह का अधिकार तो देता है। इसी प्रकार उत्तराधिकार अधिनियम महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति में बराबरी का भाग या हिस्सा देता है। दूसरा आता है राज्य द्वारा आयोजित समाज कल्याण। भारत सरकार ने 1953 में महिला कल्याण और वंचित समूह के विकास के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की और इस बोर्ड ने महिला संगठनों के विकास को बढ़ावा दिया, यानी कि आगे बढ़ाया, प्रोत्साहन दिया, जिससे सामाजिक और राजनीतिक महिला कार्यकर्ताओं का उदय हुआ। अब दूसरा पॉइंट आता है महिला कल्याण नीतियाँ। महिला कल्याण नीतियाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की दशा को लेकर बढ़ती चिंता और जागरूकता को दृष्टि में रखकर भारत सरकार ने महिला कल्याण के लिए प्रभावशाली नीतियाँ अपनाई और विषयक अध्ययनों को प्रोत्साहन दिया। इस दिशा में उसका सबसे बड़ा उल्लेखनीय कदम 1971 में महिलाओं की स्थिति पर समिति का गठन था। टूवर्ड्स इक्वलिटी शीर्षक में 1974 में प्रकाशित इस समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि संस्थागत तौर पर सबसे बड़ी अल्पसंख्यक होने के बावजूद राजनीति पर महिलाओं का असर नाममात्र है। गौरतलब है कि महिला समानता की अवधारणा का उद्भव इस विचारधारा से होता है कि महिलाओं को शक्ति, क्षमता तथा काबिलियत देता है ताकि वह अपने जीवन स्तर को सुधार कर अपने जीवन की दिशा को स्वयं निर्धारित कर सके। अर्थात यह वह प्रक्रिया है जो महिलाओं को सत्ता की कार्यशैली समझने की न केवल समझ दे, अपितु साथ ही साथ सत्ता के स्रोतों पर नियंत्रण कर सकने की क्षमता प्रदान करे। इसलिए समिति ने सुझाव दिया कि इसका उपाय यही है कि हर राजनीतिक दल महिला उम्मीदवारों का एक कोटा निर्धारित करे। जब तक ऐसा हो तब तक उपाय के तौर पर समिति के नगर परिषदों और पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश की। सन 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐसा किया गया कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान महिला समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में उनकी सहभागिता में वृद्धि की दिशा में क्रांतिकारी कदम था। शनै शनै महिलाओं के स्थान को विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में देखा जाने लगा। कल्याण नीतियों के लक्ष्य के रूप में देखे जाने के वनस्पति महिलाओं को विकास का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग माना जा रहा है। महिलाओं की पुनर्व्याख्या को छठी पंचवर्षीय योजना 1980 और 85 में अभिव्यक्ति मिली थी। भारत के इतिहास में प्रथम बार इसमें महिला और विकास पर एक अलग अध्याय रखा गया। महिलाओं को समाज के हाशिए से मुख्य धारा में लाने के लिए उनके विकास की दिशा में छठी पंचवर्षीय योजना ने 3 रणनीतियाँ अनिवार्य बताई हैं। पहली आर्थिक स्वतंत्रता, दूसरी शैक्षिक विकास और तीसरी स्वास्थ्य सुरक्षा। अब आता है हमारा टॉपिक महिला समानता का प्रश्न और वर्तमान स्थिति की महिला समानता का क्या प्रश्न और वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है। नए जजों का शपथ ग्रहण समारोह था। मैं कोर्ट में बैठी थी चीफ जस्टिस के साथ ताकि उनके अनुभवों का लाभ मिल सके। वे भी रूढ़िवादी थे, उन्हें महिला के साथ बैठना असहज लग रहा था। इसका मतलब सिर्फ खुली अदालत में ही नहीं, चैम्बर में भी बातचीत या फैसलों के लिए देश की पहली
हाई कोर्ट महिला चीफ जस्टिस लीला सेठ का ये वक्तव्य यद्यपि 1978 में घटे एक वाक़ये का है। ये जो वक्तव्य है ये 1978 में घटे एक वाक़ये का है, एक घटना का है। परंतु क्या तब से लेकर आज तक ये तस्वीर बदली है? यानी कि ये जो घटना घटी थी उनके साथ में 1978 में घटी थी और उस समय से लेकर आज की तारीख तक क्या ये तस्वीर जो है बदली है? यकीनन इस प्रश्न पर स्मृति में कौंधती हुई फोर्ब्स पत्रिका की टॉप सूची में चंद भारतीय महिलाओं के चमकते चेहरे स्वीकृति में उत्तर देने की ओर इशारा करेंगे। परंतु क्या अंगुलियों पर गिनी जाने वाली महिलाओं की सफलता देश की आधी आबादी की वास्तविक तस्वीर को उभार पाएगी? सत्य तो यह है कि पुरुष प्रधान पितृसत्तात्मक समाज में स्त्रियों को उनकी पारंपरिक भूमिकाओं में ही देखा जाता है, जो पुरुषों के नियंत्रण में उनके अधीन रहती है। अगर कोई स्त्री चाहे कि उसे एक स्त्री के रूप में स्वीकार किया जाए तो उसे अति महत्वाकांक्षी एवं अति प्रवीण होने के उलाने दिए जाते हैं। भारत की आर्थिक नीतियों ने 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002-2007 में जो 3 महत्वपूर्ण रणनीतियां सम्मिलित थी वह है महिलाओं के लिए सकारात्मक एवं सामाजिक नीतियों के निर्माण का वातावरण तैयार करने के लिए सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण एवं लैंगिक न्याय प्रदान करना तथा उनके विरुद्ध हर प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना ताकि लैंगिक समानता के लक्ष्यों को बढ़ावा दिया जा सके। आर्थिक सशक्तिकरण को महिला समानता के आधार बिंदु के रूप में देखा जा रहा है। संरचनात्मक समायोजन के प्रतिक्रिया स्वरूप बीते दशकों में महिलाएं स्वयं अपनी आर्थिक क्रियाओं को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व, घरेलू रखरखाव तथा आय उत्पादक कार्यों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, परंतु इसके चलते उन पर गहरा दबाव भी बढ़ा है। असमान वेतन महिला समानता पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आर्थिक साझेदारी, हिस्सेदारी, महिलाओं के लिए अवसरों के मामले में भी अभी भी 60% लैंगिक गैर बराबरी है। अगर इसी गति से लैंगिक गैर बराबरी कम हुई तो इसे खत्म करने में दुनिया को 81 साल लगेंगे, यानी कि 2095 तक ही कार्यस्थलों में लैंगिक भेदभाव खत्म हो पाएगा। आश्चर्यजनक तथ्य तो ये है कि आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए कई देशों की स्थिति लैंगिक समानता के संदर्भ में भारत से कहीं बहुत अच्छी है। जैसे अफ्रीका में खांडा का स्थान लैंगिक समानता में 7वां है, क्योंकि यहाँ लगभग उतनी ही महिलाएं नौकरी करती हैं जितने कि पुरुष। इसी कारण पूरे अफ्रीका में सबसे कम लैंगिक असमानता वाला देश है। एशिया में लैंगिक असमानता के दृष्टिकोण से बसे पर लैंगिक समानता के दृष्टिकोण से सबसे ऊपर 9वीं रैंक फिलीपींस की है। इसका सबसे मुख्य कारण है पुरुषों और महिलाओं के बीच एक ही काम के लिए समान वेतनमान होना। लैंगिक समानता के संदर्भ में भारत का प्रदर्शन बेहद खराब है। विश्व आर्थिक फोरम में लैंगिक समानता के इस अध्ययन की 2015 की रिपोर्ट बताती है कि 142 देशों की सूची में भारत 114वें स्थान पर है। राजनीतिक सत्ता स्त्री समानता का एक और अन्य महत्वपूर्ण आधार बिंदु इस संदर्भ में भी अगर हम भारतीय महिलाओं की बात करते हैं तो उनके लिए संघर्ष की एक लंबी यात्रा दिखाई देती है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU की रिपोर्ट बताती है कि भारत की संसद या विधानसभा में महिला जनप्रतिनिधियों की काफ़ी कम उपस्थिति महिलाओं के प्रति भेदभाव राजनीतिक मानसिकता का प्रतीक है। IPU की रिपोर्ट 2015 के मुताबिक इस मोर्चे पर भारत को 105वां स्थान प्राप्त है। इस सूची में
पहले 10 नंबर पर खड़ा बोल्विया, अंडोरा, क्यूबा, इक्वेडोर एवं दक्षिण अफ्रीका जैसे देश हैं, जो स्पष्ट करते हैं कि महिला समानता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से महिलाओं के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए आर्थिक सबलता से कहीं अधिक वृहद दृष्टिकोण की आवश्यकता है।